हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपकी एग्जाम्स की तैयारी में मदद करने के लिए आपकी सिमरन मैम एक बार फिर से हाजिर है। जैसा कि आपको पता है, हम DC1 की फुल रिवीजन कर रहे थे, यानी कि अगर आपने ये वीडियोस देख ली तो चाहे आपने बुक्स देखी थी सारा साल, नहीं देखी थी, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है पार्ट 2। पार्ट 1 पर ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। इंग्लिश मीडियम का पार्ट 2 आ चुका है, ऐसे ही DC2 की वीडियोस आएंगी और DC3 की वीडियोस आएंगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप सबको पता है, हम एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो आज की ये वीडियो पार्ट 2 रहने वाली है। पार्ट 1 में हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 तक हम ऑलमोस्ट 4 तक सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की बारी है 5th क्वेश्चन से करने की, यानी कि हम 5th क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो ये देख लो, यूट्यूब चैनल पे जाओगे। यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे तो हमारी वीडियोस में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको DC1 फुल रिवीजन दिख रही है। ठीक है जी, यहाँ पे हिंदी की दिख रही है, इंग्लिश की दिख रही है, और कुछ नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में क्या करोगे, यहाँ पर फुल प्रिपरेशन हिंदी या इंग्लिश, मान लो इंग्लिश की खोली आपने तो इस पे ऐसे क्लिक करा तो साइड में आप वीडियोस में जाओगे तो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। सबसे लास्ट में जाओगे तो DC1 फुल रिवीजन 2024 है, इसे देख लेना। और भी कंफ्यूजन हो रही हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसमें 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और मैं सारी की सारी वीडियोस के लिंक्स भेजती रहती हूँ। तो जो भी आपको चीज देखनी होगी वो आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट फ्री में बुक्स भी डाल रखी है। 5th क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद द 5th क्वेश्चन। ठीक है जी, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल सॉल्व्ड आंसर लेकर आए हैं हम। ये सारे के सारे आंसर मैं आपको करवा चुकी हूँ तो हम उस पेज पे पहुंच जाते हैं जहां से आज हमें स्टार्ट करवाना है। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने किए हैं एंड आई होप आप ये क्वेश्चन देख चुके होंगे। नीचे आ जाते हैं एक बार, बस ये भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इतनी सारी पढ़ाई हम कर चुके हैं, बस 2 मिनट आ गया ये हमारा क्वेश्चन। तो बेसिकली हम हमारे क्वेश्चन को यहां से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। You are a preschool educator in charge of a group of 20 यहाँ कोमा मान लो 4-year-old children, मतलब 4 साल के 20 बच्चे हैं। A medium size room is available, एक मीडियम साइज का रूम अवेलेबल है, where you have to carry out the daily activities with children and also store play materials. Explain how will you arrange the space so that you can organize the learning experiences and play activities for children effectively and also store play materials. ठीक है जी, you may draw a diagram to support your answer. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर आपको इसका आंसर दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या लिखना है और उसके साथ क्या डायग्राम बनाना है, वो भी आपको यहाँ पर देखो बिल्कुल प्रॉपर सिखाएंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाऊं तो प्रॉपर डायग्राम बताएंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर क्या कह रहा है, टू इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज दिस स्पेस फॉर बोथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्ले एक्टिविटीज। हमें स्पेस को ऑर्गेनाइज करना है जिसमें बच्चा लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी ले पाए और प्ले एक्टिविटीज भी ले पाए, while also storing play materials in a medium sized room for 20, ठीक है, 4-year-old children. Here's a plan. ठीक है जी, प्लान देख लो। पहला कह रहा है क्या, डिफाइन एक्टिविटी जोन्स। अपनी क्लास में एक्टिविटी जोन्स बना दो। मान लो ये आपकी क्लास है, इधर कोई और एक्टिविटी जोन है, इधर कोई और एक्टिविटी जोन है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। अभी मैं नीचे एक आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी।
Divide the room into different zones to cater to various activities like reading, art, imaginative play, etc. This helps children understand and transition between activities easily. ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? लर्निंग कॉर्नर्स बना दो. Dedicate one area for structured learning activities like circle time, reading and group discussions. एक बार फिर से बता रही हूँ, पार्ट 1 में भी मैंने बताया था कि अगर आप हमसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में मिल जाएगी, तीनों सब्जेक्ट्स की 300 में मिल जाएगी. मेरे द्वारा लिखे गए इंपॉर्टेंट नोट्स की आपको पीडीएफ मिलेगी. ये इंग्लिश मीडियम का है, ये हिंदी मीडियम का है. मेरे द्वारा बेस्ट कंटेंट जो बनाया गया है, जिसे पढ़कर अभी तक के सारे डीईसी के टॉपर्स हमारे जा रहे हैं, और मैं ये विश करती हूँ सच्चे दिल से कि आगे आने वाले टॉपर्स भी हमारे ही जाएंगे. आज की वीडियो में तो ये जो मैं प्रिंटेड आपको पास्ट ईयर सॉल्व करा रही हूँ, ये आपको एक जस्ट आइडिया दिया जा रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखना है. लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये हमारे ये वाले नोट्स पढ़ लिए तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. वो टाइप वाले नहीं होंगे, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे. ठीक हो गई बात. मैम वीडियोस भी चाहिए आपकी पढ़ाते हुए की, तो 5999 का कोर्स है जिसके अंदर DC1, DC2, DC3 तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी, मैं पढ़ाती हुई पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा और रिवीजन क्लासेस मिलेंगी. लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो. चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है जी. यूज अ कलरफुल रग और मैट्स टू डिफाइन दिस स्पेस. अब ये रूम है, इसमें आपने कहीं कहीं लर्निंग जोन्स बना दिए, कॉर्नर्स बना दिए, ठीक है, मैट लगा दिया, चेयर्स लगा दिए. अरेंज स्मॉल चेयर्स और कुशंस इन अ सेमी सर्कल फॉर कंफर्टेबल सिटिंग ड्यूरिंग स्टोरी सेशंस. ठीक है जी. पहला पॉइंट क्या कह रहा था? पहला पॉइंट कह रहा था कि एक्टिविटीज, पहला पॉइंट कह रहा था कि एक्टिविटी जोन्स बना दो, बना देंगे. दूसरा पॉइंट कह रहा है लर्निंग कॉर्नर बना दो, लर्निंग कॉर्नर बना देंगे. तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? आर्ट एंड क्रिएटिविटी जोन. कोई ऐसा जोन जहां पे बच्चा आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी कर पाए, अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाए. पता है ना छोटे बच्चे के लिए क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है. छोटे बच्चे के लिए क्या, हर इंसान के लिए क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है. सेट अप टेबल्स एंड चेयर्स फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज. इंस्टॉल लो शेल्फ्स. आपकी क्लास में इतनी बड़ी बड़ी अलमीरा बना दोगे, ठीक है जी, इतनी बड़ी बड़ी अलमीरा बना दी अगर आपने, ठीक है, एक सेकेंड, अगर आपने ऐसे इतनी बड़ी बड़ी अलमीराज बना दी, क्या होगा? बच्चा हाथ ही नहीं पहुंच पाएगा, कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा, है ना? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर आपके लो शेल्फ्स है, मतलब जमीन के पास पास नीचे नीचे ही शेल्फ्स हैं, तो बच्चा वहां पे हाथ पहुंच जाएगा और वहां से अपना टॉय निकाल के, प्ले मटेरियल निकाल के खेल सकता है. ठीक है जी. उसके अंदर सप्लाईज रख दो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. पेंट्स, crayons, papers, brushes, hang a clothesline और chalkboard display children's artwork. जो बच्चों ने बनाया है उसके ऊपर उनकी आर्ट वर्क दिखा दो, जिससे कि उसके अंदर प्राइड और क्रिएटिविटी आएगी. बस मेन पॉइंट को याद रखना, उसके अंदर कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो. कुछ भी अपने हिसाब से लिखने का मतलब ये नहीं है कि कोई गाना लिखाओगे, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि कोई कहानी लिखाओगे. टू द पॉइंट, रिलेटेड लिख के आना. ठीक है जी, रिलेटेड लिख के आना, जरूर मार्क्स मिलेंगे. अपने उन महान महान सीनियर्स की बात को कृपया मत मानना कि कुछ भी लिख के आ जाना मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, सही से लिख के आना. फोर्थ पॉइंट कह रहा है इमेजिनेटिव प्ले एरिया. इमेजिनेटिव प्ले एरिया की यहाँ पे इस टाइप की ऐसी एक्टिविटी की जाएगी, उस टाइप की ऐसी एक्टिविटी की जाएगी. एलोकेट अ सेक्शन फॉर इमेजिनेटिव प्ले सच एज
किचन किचन बच्चे खेलते हैं, डॉल हाउस खेलते हैं, ड्रेसअप कॉर्नर खेलते हैं। यूज सॉफ्ट रग्स और मैट्स टू डिफाइन दिस एरिया। इंस्टॉल शेल्फ्स और बिन्स टू स्टोर कॉस्ट्यूम्स होंगे, डॉल्स होंगी, किचन के यूटेंसिल्स होंगे और अदर प्रॉप्स होंगी, तो उसको नीट एंड क्लीन तरीके से आप रख पाओ। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? क्वाइट कॉर्नर, शांति वाला। डेसिग्नेट अ कोजी कॉर्नर विथ सॉफ्ट कुशन्स एंड बीन बैग्स फॉर चिल्ड्रन टू रिलैक्स, रीड बुक्स और engage in quiet activities like puzzles or building blocks. Ensure it's away from noisy areas for uninterrupted quiet play. अगर आपको पता हो, बच्चों का तो छोड़ो, मैं आपका बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम किसी कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। लाइब्रेरी में शांति होती है तो शांति में पढ़ाई का माहौल ज्यादा अच्छा बनता है। तो ऐसे ही आपको भी अपनी क्लास में एक क्वाइट जोन बनाना है क्लासरूम में, ताकि क्या होगा, शांति से बच्चा पढ़ के रिलैक्स कर पाए। ठीक है जी। 6 पॉइंट क्या कह रहा है? स्टोरेज सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टोरेज के लिए चीजें रखी जाए। वर्टिकल शेप को यूज करो ताकि वॉल माउंटेड शेल्फ यूज कर सको। कबीज टू टॉयज को स्टोर करने के लिए बुक्स और लर्निंग मटेरियल्स को। ठीक है जी। Ensure materials are within reach for children to independently select and return items. बच्चों के रीच में होने चाहिए टॉयज कि बच्चा गया, उठा लिया, काम की चीजें उठा लिया, खेला और रख दिया। अब जैसे ये चश्मा है, ये मेरी रीच में पड़ा है कि मान लो सिमरन मैम जब पढ़ाते पढ़ाते लगे कि लाइट्स बहुत ज्यादा पड़ रही हैं तो आप चश्मा लगा सकते हो, तो ये अगर मेरी रीच में पड़ा होगा तभी तो मैं उठा पाऊंगी ना। अगर मान लो ये चश्मा पड़ा होता किसी दूसरे रूम में तो मैं कहती छोड़ ना, कौन लेने जाए या वो करे। इन द सेम वे आपको जो टॉयज हैं बच्चे की रीच में रखने हैं। रीच में रखने से क्या होगा, ताकि जब उनका मन चाहे खेलने वक्त उठा सकते हैं। अब हमने भी ये उठा लिया तो हम भी लगा लेते हैं, है ना। 7th पॉइंट क्या कहता है? सेफ्टी मेजर्स। बच्चे की सेफ्टी बहुत जरूरी है। पाथवेज को क्लियर रखो, ये ना हो एक दूसरे के ऊपर चिपक रहे हैं, गिर रहे हैं, बीच में आपने कोई चीज रखी हुई है। क्लियर पाथवेज होंगे। अब मेरे सामने का ये क्लियर है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो ना, मैं यहाँ चल रही हूं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। इन द सेम वे पाथवे को क्लियर रखो। यूज चिल्ड्रन चाइल्ड फ्रेंडली मटेरियल्स। आपके प्ले स्कूल में जो डेस्क होंगे, जो चेयर्स होंगे, जो टॉयज होंगे, चाइल्ड फ्रेंडली होने चाहिए, किसी के भी एजेस नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए ताकि कुछ भी चुभे नहीं। डन हो गई बात। This layout provides a balanced environment for structured learning, creative expression, imaginative play, and relaxation, while ensuring easy access to materials and efficient use of space. कैसे? अब हम आपको एक डायग्राम दिखाएंगे। अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है और आप ऐसे डायग्राम बनाकर आते हो तो मान लो आपको बहुत ही बढ़िया अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये है आपका क्लासरूम। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी फिगर्स भी लिखी हुई हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। ये डोर है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3, ठीक है, 3 इंच मान लिया या जो भी लिखा हुआ है। यहाँ से अंदर आए, ये डोर है, यहाँ से बच्चा अंदर घुसा। इधर है वॉश बेसिन, इधर है रैक्स बच्चे का सामान रखने के लिए, ये है टीचर का डेस्क। यहाँ पे एरिया फॉर प्ले मटेरियल, कुछ कुछ टॉयज रखे हुए हैं, ये भी स्टोरेज आ गया, ये भी रैक आ गया। ये एरिया है ड्रामेटिक प्ले के लिए, यहाँ पे स्टोरी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रैक्स हैं। ये बुक्स एरिया है, ये टेबल है और ये चेयर है, बुक्स पढ़ेंगे। ये आ गई विंडो हवा के लिए, ये आ गई अलमारी, ये आ गया साइंस का एरिया, ये आ गए प्ले मटेरियल, ये आ गया आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एरिया। यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड एक्टिविटीज लगेंगी, सिटिंग एरिया का मैट बिछा दिया और ये डेस्क बना दिया। अगर आप ऐसा अरेंजमेंट बनाकर आते हो पेपर में, अगर बोला है कि डायग्राम बना सकते हो और ऐसा बना के आते हो तो मान लो आपको मिलेंगे फुल नंबर। ठीक है जी। जरूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा है डिट्टो ऐसे ही लिखना, बस एक माइंड में आइडिया ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का कंप्लीट हो गया है। 6th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, पहले ए पार्ट को देख लेते हैं।
ए पार्ट कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। पता है ना, आंसर को आपको जितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। एक अलग से वीडियो आएगी, इग्नू का फ्रंट पेज कैसे भरना है, आंसर कितने पेजेस में लिखना है, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ बताएंगे। द child's experiences in the family influence the child's aggressive behavior। अगर किसी बच्चे का aggressive behavior है, गुस्से वाला behavior है, तो वो उसकी फैमिली से उसके ऊपर आया है। उसकी फैमिली से उसके ऊपर आया है। कैसे आया है? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसकी फैमिली की वजह से, उसका इन्वायरमेंट की वजह से ये बिहेवियर बना है? आपको बताना है डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर एग्री करते हो तो बोलो हाँ और उसके रीजंस दे दो, नहीं एग्री करते तो लिख दो नो और उसके रीजंस दे दो। यहां पर हम एग्री करते हैं। यस, I agree with the statement that a child's experiences in the family can influence their aggressive behavior. Here are some reasons. नीचे कुछ reasons दिए हैं। पहला, modeling behavior. Children often model their behavior based on what they observe at home. Usually बच्चे वही behavior दिखाते हैं, ठीक है, वही behavior use करते हैं जो वो घर पे देखते हैं। If they witness aggression or violence between family members, they may learn to intimate these behavior as acceptable means of resolving conflicts. अगर बच्चा देखता है कि कोई चीज को सॉल्व किया जा रहा है लड़के गुस्सा करके, तो वो भी उसी चीज को सीख जाता है। पहला रीजन, ठीक है जी। दूसरा रीजन क्या कहता है? पेरेंटिंग स्टाइल, माता पिता ने कैसे उसको बड़ा किया है, मतलब उनका क्या पेरेंटिंग स्टाइल था। The parenting style employed by caregivers can significantly impact a child's behavior। कि child का behavior कैसा होगा, ये बहुत ज्यादा impact करता है कि उसे कैसा parenting style मिला था। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, family dynamics। Dysfunctional family dynamics such as high level of conflict, lack of communication, inconsistent discipline। ठीक है जी, घर में बार बार लड़ाई होती रहती है, कम्युनिकेशन एरर है, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है, तो इस सब से एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा बच्चे के लिए, जो कि इन टर्न बच्चे को अग्रेसिव बना देगा। ठीक है जी। चौथा पॉइंट, रोल ऑफ सिबलिंग, भाई बहन का रोल। सिबलिंग रिलेशनशिप ऑल्सो प्ले अ रोल इन शेपिंग बिहेवियर। आपका आपके भाई आपकी बहन के साथ कैसा रिश्ता है, उससे भी वो अग्रेसिव बिहेवियर डिफाइन हो सकता है। इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन, आपके इमोशंस कैसे हैं, आप उन्हें कैसे रेगुलेट करते हो, इससे भी अग्रेसिव नेचर हो सकता है। द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग एबिलिटी ऑफ केयर गिवर्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड टीच चिल्ड्रन इफेक्टिवली कोपिंग स्ट्रैटेजीज। आपको पता है एक इमोशनल इंटेलिजेंस चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप अपने इमोशंस पे कैसे काबू रखते हो, किस जगह पर कौन सा इमोशन यूज करना है, उसको कितने अच्छे से यूज करते हो, वो भी डिफाइन करता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को। जैसे हम कहते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, ऐसे आपका ईक्यू भी अच्छा होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करते हो। जितने छोटे बच्चे को जितने अच्छे इमोशन सिखाओगे उतना बढ़िया है। 6 पॉइंट क्या कह रहा है? अटैचमेंट इश्यूज। Secure attachment to caregivers is crucial for healthy emotional development। बच्चे के साथ आपकी जो अटैचमेंट है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी सिक्योर होनी चाहिए कि बच्चे को सिक्योर्ड फील हो कि हाँ भाई मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरा ध्यान रखा जाएगा, मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मेरी मदद की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल आप इसको एक तरह से कंक्लूजन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कंक्लूजन। Overall, the family serves as the primary socializing agent in a child's life। Child की लाइफ में प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट कौन होता है? फैमिली, क्योंकि बच्चा फैमिली से ही तो बात करता है ना।
एंड द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद इन द फैमिली, फैमिली के अंदर ही क्या क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है वो डिफाइन करते हैं कि उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी और उसका बिहेवियर कैसा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6th क्वेश्चन का बी पार्ट, व्हाट इज अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या है, why is it important for the child to develop this, अटैचमेंट क्या है, लगाव क्या है और इसे डेवलप करना क्यों इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हिसाब से इसका आंसर देख लो। मैं फिर से बता रही हूं, हमसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लोगे उसमें ये डायरेक्ट आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं या किस टाइप के आते हैं। लेकिन आपने हमसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ ली वो मैंने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं कि एक बार आपने वो पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर अच्छे से कर सकते हो, बिना किसी टेंशन और देरी के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अटैचमेंट रेफर्स टू द डीप इमोशनल बॉन्ड दैट डेवलप्स बिटवीन अ चाइल्ड एंड द प्राइमरी केयर गिवर। अटैचमेंट एक वो बहुत ही डीप इमोशनल बॉन्ड है जो बच्चा अपने केयर गिवर के साथ डेवलप करता है। टिपिकली अ पेरेंट जैसे यूजुअली माँ के साथ डेवलप करता है, माँ अपना दूध पिलाती है, बच्चे की केयर करती है, तो माँ उसकी केयर गिवर है, ठीक है। उसके साथ बच्चे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल इमोशनल बॉन्ड होता है। दिस बॉन्ड फॉर्म्स थ्रू consistent responsive interactions where the caregiver meets the child's need। अगर बच्चा रो रहा है तो माँ उसकी जरूरतों को पूरा करती है कि भूख लगी है इसलिए रो रहा है, ठीक है, या कोई और जरूरत है, पेट में दर्द हो रही है इसलिए रो रहा है, उसकी जरूरत को पूरा करती है। अटैचमेंट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, चाइल्ड की डेवलपमेंट का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है अटैचमेंट, जो कि उसकी सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है जी। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अटैचमेंट की इंपॉर्टेंस सुन लो। पहला पॉइंट कहता है, अगर आप इसका ऐसे फ्लो चार्ट भी बनाना चाहो तो फ्लो चार्ट करके ये ऐसे मेन पॉइंट्स लिख सकते हो अगर टाइम हो, ठीक है जी। पहला कह रहा है इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, अ सिक्योर अटैचमेंट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी। अगर मुझे मेरे बचपन में अपने माँ बाप से एक अच्छा अटैचमेंट, एक अच्छा लगाव बिल्ड हुआ है, तो उससे क्या होगा, एक इमोशनल सिक्योरिटी फील होगी कि हाँ मुझे जब किसी चीज की जरूरत होगी तो ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए लगाव, इसलिए अटैचमेंट जरूरी है, ठीक है जी। ये आंसर्स लिखे हुए हैं, मैं मेन पॉइंट समझा रही हूं और बता रही हूं ताकि पेपर में आप अपने हिसाब से लिख सको। दूसरा कहता है सोशल डेवलपमेंट, अटैचमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट। बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में अटैचमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्रू द बॉन्ड विद द केयर गिवर चिल्ड्रन लर्न असेंशियल सोशल स्किल्स सच एज एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं, बच्चे असेंशियल सोशल स्किल्स सीखते हैं, कैसे कोऑपरेट करना है। इसीलिए कहते हैं कि आपका बच्चा है, ये नहीं कि बस उसको अपने घर में ही रख रहे हो, वो बाहर लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है, सब भूल जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको बाहर भेजो, खेलने दो, बातें करेगा, कम्युनिकेट करना सीखेगा, एम्पैथी सीखेगा, कैसे किसी की मदद करनी है, कैसे अपनी टर्न के लिए वेट करना है, सब कुछ सीखेगा। सोशल डेवलपमेंट के लिए भी अटैचमेंट जरूरी है। तीसरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी अटैचमेंट जरूरी है। एक सिक्योर अटैचमेंट सपोर्ट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेबल बेस फ्रॉम विच चिल्ड्रन कैन एक्सप्लोर एंड लर्न, जिससे कि बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, इमोशनल रेगुलेशन, हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं वो भी किससे होगा, अटैचमेंट से। चिल्ड्रन विद सिक्योर अटैचमेंट्स आर बेटर इक्विप्ड टू रेगुलेट देयर इमोशंस, वो बेटर तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं। दे हैव लर्न टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी,
अपनी स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को कैसे मैनेज करना है वो भी सीख जाते हैं अगर उनका अच्छा लगाव बॉन्ड बिल्ड हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप, फिफ्थ पॉइंट, कि आगे जाके आपके लोगों के साथ कैसा इम्पैक्ट होगा, आपकी लोगों के साथ कैसी अटैचमेंट्स रिलेशनशिप्स होंगी, वो भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि बचपन में या शुरुआती तौर में आपकी अटैचमेंट कैसे बिल्ड हुई थी। अगर अच्छी अटैचमेंट बिल्ड हुई थी तो आपका दुनिया के ऊपर एक ट्रस्ट बन जाएगा और आप अच्छे रिश्ते नाते आगे बना पाओगे। लेकिन शुरुआती तौर में ही अच्छी अटैचमेंट नहीं बिल्ड हुई थी तो आगे जाके आप हर किसी पे शक करोगे। ठीक है जी, ये भी हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट का एक पार्ट है। एंड में आ जाएगा क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन लिख के हमारा आंसर एक बेटर तरीके से प्रेजेंट होता है। तो देख सकते हो आप इस कंक्लूजन को, अटैचमेंट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, providing the emotional security, social skills, cognitive stimulation, and emotional regulation necessary for overall well-being. डन हो गई बात, डन हो गई, डन हो गई बात। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आप अगर क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड कर रहे हो तो आपको इनमें से किसी दो पर क्या लिखने थे, नोट्स लिखने थे। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपको चारों के चारों के ऊपर नोट्स लिख के मतलब इसका आंसर बताऊंगी, ताकि क्या हो, आपको पता चल जाए कि किस टाइप से लिखना था। ठीक है जी, पहला कह रहा है माइलस्टोन्स ऑफ ग्रोस मोटर डेवलपमेंट इन फर्स्ट 2 years। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट लार्ज मसल डेवलपमेंट होती है, बड़ी मांसपेशियां, कूदने से, ठीक है जी, बॉल फेंकी, कूदे, जंप लगाई, इन सब चीजों से होती है ना, तो उसके माइलस्टोन्स लिखने हैं, माइलस्टोन्स लिखने हैं, तो देख लो। Gross motor development in first 2 years include key milestones marking a child's physical ability। कितने की पूछे थे हमने यहाँ पे, फर्स्ट 2 years। ठीक है, न्यूबॉर्न से 3 महीने तक, इन्फेंट बिगिन विद हेड कंट्रोल। 3 महीने तक का बच्चा स्टार्ट करता है हेड कंट्रोल से, लर्निंग टू होल्ड देयर हेड अप ब्रीफली एंड टर्न इट फ्रॉम वन साइड टू अदर। एक साइड से दूसरी तरफ हेड को घुमा पाता है, वाइल लाइंग ऑन देयर टमी, पेट के बल लेटा होता है और सर को इधर से उधर हिला पाता है। कितने साल का, सॉरी महीने का, पैदा होने से लेके 3 महीने तक। दे स्टार्ट टू ब्रिंग हैंड्स टू देयर माउथ। 3 महीने तक का बच्चा हाथ उठा के ऐसे मुंह में ऐसे करने लग जाता है, ये उसका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है। ठीक है जी, 4 to 6 months बेबीज अचीव बेटर कंट्रोल ओवर देयर हेड एंड अपर बॉडीज। अब 4 से 6 महीने का बच्चा हेड पे और अपर बॉडी पे कंट्रोल करने लग जाता है थोड़ा सा बेटर तरीके से। पुशिंग अप ऑन देयर हैंड्स ड्यूरिंग देयर टमी टाइम एंड रोलिंग ओवर बोथ वेज, इधर उधर अल्टी पल्टी मारने लग जाते हैं 4 से 6 महीने के बच्चे। 7 से 9 महीने का बच्चा, बेबी स्टार्ट टू सिट इंडिपेंडेंटली, अकेले बैठना सीख जाता है। कितने महीने का बच्चा, 7 से 9 महीने का बच्चा। एंड कभी कभी क्रॉल करना भी शुरू कर देता है या फिर थोड़े बाद में। दिस स्टेज इज मार्क बाय, अब इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन आ गई है, जिसकी वजह से वो खींच के खड़ा होना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 10 to 12 months, 10 से 12 महीने का बच्चा, मोस्ट इन्फेंट स्टार्ट क्राइंग अलोंग फर्नीचर एंड टेकिंग स्टेप्स विद सपोर्ट। अगर यहीं पे कोई छोटा बच्चा होता तो स्क्रीन को पकड़ के ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता, उस डेस्क को धीरे धीरे पकड़ के खड़े होने लग जाता और आगे चलने लग जाता। ठीक है जी, 13 से 18 महीने का बच्चा, वॉकिंग बिकम्स मोर स्टेबल एंड टॉडलर्स गेन कॉन्फिडेंस इन क्लाइंबिंग एंड बेंडिंग ओवर टू पिक अप थिंग्स। मोर स्टेबल तरीके से अब वो सीधा चलने लग जाएगा। अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं अडल्ट हूं, तो मैं अगर चल रही हूं तो मैं प्रॉपर ऐसे चल रही हूं, लेकिन बच्चा पहले ऐसे ऐसे चलता है ना, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी पे कंट्रोल आने लग जाएगा।
फिर 19 से 24 महीने का बच्चा बाय द एज ऑफ 2, टॉडलर्स रन विद बेटर कोऑर्डिनेशन, जंप एंड बिगिन टू क्लाइंब स्टेयर्स। 2 साल तक का बच्चा जंप करेगा, कूदने लग जाएगा और स्टेयर्स पे भी जाने लग जाएगा सपोर्ट को पकड़कर। ये माइलस्टोन रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसकी मसल्स ग्रो कर रही है, उनमें स्ट्रेंथ आ रही है, कोऑर्डिनेशन आ रही है और बैलेंस फॉर्म हो रहा है। हाँ है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट 1 हो गया। सेकंड कहता है क्रिटिकल पीरियड्स। क्रिटिकल पीरियड्स के बारे में देख लो, ठीक है जी। क्रिटिकल पीरियड्स क्या कहते हैं, ये और फिर ये है नोट्स। अगर लेना चाहो तो हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर से ले सकते हो नोट्स। ये रहा आंसर। क्रिटिकल पीरियड्स आर स्पेसिफिक विंडोज इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। चाइल्ड की डेवलपमेंट में ये क्रिटिकल पीरियड्स एक स्पेशल टाइम होता है, स्पेशल विंडो, जैसे कि स्पेशल टाइम होता है व्हेन सर्टेन एबिलिटीज और स्किल आर मोस्ट रेडिली एक्वायर्ड। वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कुछ स्किल्स बहुत अच्छे से सीखी जा सकती हैं। अगर आपने सुना हो तो कहा जाता है बच्चे की पहले 6 साल, जीवन के पहले 6 साल बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं उसकी हर चीज की डेवलपमेंट के लिए। अच्छी फिजिकल डेवलपमेंट हो, अच्छी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, अच्छी सोशल डेवलपमेंट हो, तो थ्रू आउट द लाइफ वो चीजें मदद करती हैं। The brain is particularly sensitive to specific environmental stimuli, making learning and growth in these areas more effective and efficient. इस टाइम में ब्रेन बहुत अच्छे से सेंसिबली स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करता है, तो आप अच्छी एक्टिविटीज करवाओ, अच्छी प्ले मटेरियल्स प्रोवाइड करो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज दो, जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। एग्जाम्पल देख लो। The early years are critical for language development. If a child is not exposed to language during this period, it can be challenging to acquire normal language skills later. अगर शुरुआती तौर पे आपने बच्चे को लैंग्वेज स्किल्स अच्छे से नहीं सिखाई, अच्छे से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई, तो पूरी उम्र वो बहुत स्मूथली नहीं बोल पाएगा, दिक्कतें आएंगी। ऐसे ही सेंसरी और मोटर स्किल्स के लिए भी सेंसिटिव पीरियड होता है। ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्रिटिकल पीरियड्स आर एसेंशियल because they represent times when neural pathways and connections form rapidly in response to environmental input. environmental का input और दिमागी जो neural pathways होते हैं वो coordinate करके आपको better तरीके से समझा पाते हैं, ठीक है जी। तो positive stimuli during these phases like rich language exposure करवाते हैं ना, हम लैंग्वेज गेम्स उसको करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सीखे। सेंसरी एक्सपीरियंसेस के लिए हम एक्टिविटीज कराते हैं। फिजिकल मूवमेंट कैन इनहैंस डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो ऐसे आप लिख कर आ सकते हो अपने हिसाब से। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड्स underscores the importance of early childhood experiences, highlighting how timely interventions, stimulating environments, and supportive caregiving can significantly shape a child's lifelong skills. क्या? Lifelong skills and abilities. सारी उम्र के लिए वो skills और abilities develop करता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो फिर ये देख लो, ठीक है। सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट क्या कहता है कि असेसिंग चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को कैसे असेस कर सकते हैं, इसका भी आंसर देख लेते हैं। Assessing children's progress involves a variety of methods to capture a comprehensive view of their development across cognitive, social, emotional and physical domains. हम क्या कह रहे हैं कि चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को इतने हिसाब से आपको प्रोग्रेस करना है कि उसकी कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और फिजिकल डोमेन्स का पता चल पाए, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन is one of the most effective ways allowing teachers and caregivers to note children's behavior. Observation बेस्ट तरीका होता है बच्चे की
ग्रोथ को एक्सेस करने के लिए कि कितना ग्रो हो रहा है, कितनी चीजों को समझ पा रहा है। ठीक है, तो हम बस बच्चे को ऑब्जर्व करते रहते हैं, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है जी। Recording observation in the form of anecdotal records, checklist help track progress over time. ठीक है जी, तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप थोड़ा सा ऐसे बता सकते हो, ये पॉइंट लिख सकते हो। Portfolios are another useful tool showcasing children's work such as drawing, writings, projects which reflect their learning journey. This method provides tangible asset of growth and areas needing attention. Developmental checklists aligned with age appropriate milestones can also help assess progress, making it easier to see if children reaching expected benchmarks in skills like कि पोर्टफोलियो से हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड बना लिया, चेक करेंगे चेकलिस्ट से और उससे कि क्या वो एप्रोप्रिएट तरीके से डेवलप कर पा रहा है, क्या सारी चीजें समझ पा रहा है या नहीं। ठीक है जी। Engaging children in self-assessment encourages them to reflect on their achievements and challenges, building self-awareness and motivation. बच्चे self assessment कर सकते हैं कि कहाँ वो गलत है, कहाँ ग्रोथ की नीड है और कैसे वो बेटर हो सकते हैं। इससे उनके अंदर enthusiasm आएगा और मोटिवेशन आएगा। इनफॉर्मल असेसमेंट्स लाइक कोई क्विज करा लिया, कोई इंटरैक्टिव गेम्स करवा ली, डिस्कशन करा ली, ताकि हमें इंसाइट्स मिल जाएं कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और वो क्या सोच रहे हैं फॉर्मल टेस्ट के अलावा ही। Effective assessment requires consistent documentation and should be a collaborative process. Assessment तभी पूरी हो पाएगी जब आपने जो समझा है आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे, वरना आप भूल जाओगे ना, इतने सारे बच्चे हैं। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आज की DC1 की रिवीजन का पार्ट 2 जो कि अब कंप्लीट होने वाला है, उसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सेंसरी मोटर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो बहुत ही अच्छे से, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आपको आना चाहिए। The sensory motor stage defined by Jean Piaget. जीन पियाजे जी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी, ठीक है जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। तो फिर उन्हीं की एक स्टेज थी पहली वाली सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्पैनिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स। बर्थ से लेके 2 इयर्स तक का बच्चा सेंसरी मोटर एज में होता है। ठीक है जी। Infants learn primarily through sensory experiences and motor activities. Sensory experiences, senses के through, eyes, मेरी ये eyes है, eyes से मैं देखती हूँ, sense organ का part है ना, ears से मैं सुनती हूँ, ठीक है जी, नोज से मैं स्मेल कर रही हूँ, हाथ से मैं टच कर रही हूँ, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है। बच्चा सेंसरी एक्सपीरियंसेस से सीखता है। कोई चीज सिखा रहे हो तो आपने उसको दिखा दी तो बेटर सीख पाएगा। टच का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो तो हम उसको अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स दे देते हैं, वो टच करता है तो उसको सीखता है। मोटर एक्टिविटीज, हाथ यूज हो रहे हैं, ठीक है जी, जिससे कि हाथ यूज हो रहे हैं, फिंगर्स यूज हो रही है, मसल्स यूज हो रही है। दे एक्सप्लोर वर्ड बाय सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने वर्ड को देखते हैं, ए फॉर एप्पल है तो एप्पल दिखा दो, टच करते हैं, एप्पल को टच कर लेगा, खा लेगा, टेस्ट कर लेगा। मूविंग एंड ग्रेजुअली बिल्डिंग नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इन्वायरमेंट। टच करेगा, टेस्ट करेगा, है ना, सूंघेगा, स्मेल करेगा, ये सारी चीजें उसके सेंस ऑर्गन्स का पार्ट है। A key milestone of sensory motor stage is the development of object permanence. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। The understanding that object continue to exist even when they are out of sight. जब छोटा सा बच्चा था, उसके पास टॉय था, आपने टॉय ले लिया, टॉय को भूल जाता था।
लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है जी, 2 साल के पास थोड़ा उससे पीछे है, मान लो 1.5 का है, और उसके पास टॉय था, आपने ले लिया, तो फिर उसको पता है कि अभी वो टॉय है, तो इधर उधर वो ढूंढेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है, कि जो चीज मेरी आंखों के सामने नहीं है लेकिन वो अभी एग्जिस्ट करती है। ये अराउंड 8 से 12 महीने में आ जाती है रियलाइजेशन। कॉग्निटिव इन्फेंट्स बिगन टू फॉर्म मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कि मेरा वो टॉय था वो यहीं कहीं होगा, ठीक है। Throughout the sensory motor stage, infant progress through 6 substages, including reflex actions, primary circular reactions, repeating actions for pleasure, eventually more goal-oriented behavior. पहले तो ऐसे ही हाथ पैर मारते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे goal-oriented behavior. मुझे वो पेन लेना है तो उधर जाके हाथ से पेन उठाएगा. By the end of this stage, children transition from reflexive action to purposeful exploration. पहले तो ऐसे ही कुछ भी हाथ पैर मार दिए, लेकिन फिर पर्पसफुल एक्सप्लोरेशन हो जाएगा. लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इससे आगे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी. ये थी DC1 का जो हम फुल रिवीजन करवा रहे थे, जिसके अंदर हमने एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया है, ठीक है जी. पार्ट 1 इसका देख लेना, चैनल पे डला हुआ है. ये था पार्ट 2 एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई विश बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओ. जब आपका पेपर देकर आओगे तो एक 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे भेज देना कि आपको आपकी सिमरन मैम से पढ़कर कैसा लगा, ठीक है जी. ऑल्सो जब ग्रेड कार्ड आएगा वो भी पिक्चर भेज देना. गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहो तो इंपॉर्टेंट उसके भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपको मदद करेगा. NTT, ठीक है जी, या फिर आंगनवाड़ी या फिर EC, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो वो एक बार नोट्स परचेज कर लोगे, लाइफ टाइम आपके पास नोट्स रहेंगे. कोई भी वैकेंसी आती है तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे. ये ढेर सारे क्वेश्चंस हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स की 300. यूट्यूब चैनल है हमारा, किस नाम से, लेवल अप लर्निंग के नाम से. सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं. और प्लेलिस्ट में जाओगे, हर चीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फुल रिवीजन हिंदी इंग्लिश, ठीक है जी. इन प्लेलिस्ट के अंदर ढेर सारी वीडियोस हैं, देख लेना. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसके अंदर मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ. अब लेट सपोज हिंदी प्रिपरेशन का मैंने लिंक डाला है तो इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे पहुंच जाओगे जिसके अंदर सारी की सारी वीडियोस एक कोर्स की फॉर्म में डाली हुई है. लाख से भी ऊपर व्यूज हैं, तो यानी कि बहुत यूजफुल वीडियोस हैं. प्लीज इन्हें देख लेना, आपके लिए यूजफुल रहेंगी. मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ. तब तक पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो. मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, आपको भी मिलेगी, लेकिन मेहनत सच्चे दिल से करना. थैंक यू वेरी मच.